हेलो, नमस्कार। 19 जुलाई 2020 की शाम और आपके सामने वापस एक बार अमित शेखर एक नए टॉपिक के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ी डीप डाइव करेंगे। एक ऐसी ख़ास चीज़ के बारे में जो हमारे जीवन में बहुत-बहुत इम्पोर्टेंस है जिसका, वो है हमारी साँसें। तो हम किस तरह से साँस लेते हैं, हम कैसे साँस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य पे क्या इम्पैक्ट है? तो आज जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आप सबका इस आज की डीप डाइव में। अ, healthline.com एक वेबसाइट है और मैं उसपे चेक कर रहा था कि साँस जो ब्रीदिंग है, हम 1 मिनट में जो साँस लेते हैं, वो नॉर्मल क्या है? तो जो एडल्ट्स हैं, हम और आप हैं, हमारे में ब्रीदिंग की जो रेट है, 12 से 16 बार साँस लेते हैं अ, 1 मिनट के दौरान, 12 से 16 बार। क्या बच्चों में भी ये वैसा ही रहता है कि कुछ साँस लेने की पैटर्न अलग होती है बच्चों में? जब ये बच्चा जन्म से लेकर 1 साल तक का रहता है, तो 1 मिनट में 30 से 60 बार साँस लेता है, मतलब बहुत जल्दी-जल्दी साँस लेते हैं। 1 से 3 साल में बच्चे 24 से 40 बार साँस लेते हैं और 3 से 6 साल की उम्र में बच्चे 22 से 34 बार साँस लेते हैं। वहीं 6 से 12 साल की उम्र तक 18 से 30 और एक बार 12 साल क्रॉस कर गया तो 12 से लेकर 18 तक साँस लेते हैं 12 से 16 बार। अभी साँस ज़्यादा 1 मिनट में लेना अच्छी बात है कि साँस कम लेना अच्छी बात है? तो अगर हम अपने जो हिस्टोरिकल डेटा है रोजी जी स्वागत है आपका। आज हम लोग साँस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल डेटा जो है उसमें बताते हैं कि हम सब आप जितने भी प्राणी हैं भगवान लिमिटेड साँसें दे के भेजते हैं। अभी आप उसको जल्दी-जल्दी लेके खत्म कर लें कि आप उसपे कुछ नियंत्रण लाएँ और उसको धीरे-धीरे ले सकें, ये फिलॉसॉफिकल एंगल है। बट हम आज खाली साइंस पे ही रुकते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम जो साँस लेते हैं, इस पे तो आप बोलेंगे हमारा तो कंट्रोल है ही नहीं, ये तो अपने आप चलता रहता है। हमने कहाँ कुछ किया इसमें। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी साँसों की रेट को कंट्रोल करते हैं। आपकी इमोशनल स्टेट आप मन में आपके क्या चल रहा है? अगर मन में अगर बहुत सारी वेदना है, बहुत सारी चिंता है या फिर डर है, तो आपकी साँस की रेट जो है वो तेज़ रहेगी। आप शांत हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, खुश हैं, पवन जी स्वागत है आपका। तो इस सुखद अवस्था में आपकी साँस की जो रेट है, वो स्लो रहेगी और स्लो जितनी रहे उतनी अच्छी बात है। आपकी फिज़िकल फ़िटनेस कैसी है? अक्सर जो अ, काफ़ी सारा वज़न जमा कर लेते हैं अपने शरीर पे, उनकी साँसें उखरी-उखरी रहती हैं क्योंकि हम बात करेंगे जो वज़न ज़्यादा बढ़ता है तो शरीर के कौन से हिस्से इम्पैक्ट होते हैं और आपकी साँस पे उसका क्या असर होता है? आपके शरीर में कौन-सी बीमारियाँ हैं और आपके स्वास्थ्य की ओवरऑल हालत कैसी है? इन सब चीज़ों के ऊपर भी साँसें बहुत हद तक डिपेंड करती है। आशिकी का गाना याद आ रहा है, साँसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए। हाय संध्या जी। so संध्या जी टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीथिंग और how by breathing mindfully and with the closed mouth we can impact our health and the emotional state of our brain. तो स्वागत है आप सबका इसमें। 3 कंपोनेंट हैं जो रेस्पिरेटरी ड्राइव को हमारे बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में। एक तो है जो न्यूरल सेंट्रल कंट्रोल होता है, जो कि ब्रेन से कनेक्शन है और वो मैसेज जाती है, सेंसरी इनपुट जाती है कि हमें कितना वेंटिलेशन चाहिए, रेट कितनी चाहिए। उसके हिसाब से सेंसरी इनपुट जाती है, कितना वॉल्यूम होना चाहिए, मिनट में कितनी साँस लेनी चाहिए और ये बाद में ये मैकेनिकल जो इन्फॉर्मेशन है, ये पहुँचती है आपके लंग्स तक। तो लंग्स में जो मस्कुलर एक्शन होता है, आपकी जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या बताएँ आपको, आपके लंग्स में और पेट के बीच में जो छलनी है या फिर जो परत है, जो लेयर है उसको डायफ्राम बोलते हैं और ये आपके पेट को और लंग्स को अलग रखती है। डायफ्राम का जो मसल है, वो साँस लेने में ऊपर और नीचे आता है। तो जिन लोगों की ब्रीथिंग डीप होगी, वो डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग होती है, जिनकी ब्रीथिंग शैलो होती है, लंग ब्रीथिंग होती है। तो हल्की सांस में आपका पेट जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाता है। तो बोलते हैं ना डीप सांसें लीजिए, तो उसको डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग बोलते हैं और डिटेल हम इसकी बात करेंगे और कैसे हमारे स्वास्थ्य पे उसका इम्पैक्ट होता है उसकी भी बात करेंगे। अभिषेक जी स्वागत है आपका। बादल का नाम बादल पड़ा कि नहीं वो बताइएगा। इंटरेस्टिंग था वो
चर्चा जो सुबह में हमारी चल रही थी। तो हमने बात की 3 चीज़ों की, एक न्यूरो सेंट्रल कंट्रोल जो ब्रेन से होता है, फिर एक सेंसरी इनपुट जाती है हमारे लंग्स को और अल्टीमेटली एक साँस अंदर लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है। एक बड़े ही नामी-गिरामी रिसर्चर हैं, नाम है उनका पैट्रिक मैककेओन। पैट्रिक आयरिश हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है बड़ी कमाल की किताब और जिसका नाम है द ऑक्सीजन एडवांटेज। पैट्रिक वेबसाइट भी चलाते हैं, मैं सारी एक लिंक डालूँगा पैट्रिक की किताब की एज़ वेल एज़ व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही इज़ डूइंग ऑन बड़े कॉमन सिंपल टेक्निक्स दिए हैं उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी साँसों को इम्प्रूव करने के बारे में। तो पैट्रिक खुद ही अस्थमैटिक थे और एक 25-26 साल की उम्र तक अक्सर नींद की तकलीफ होती थी इनको काफ़ी चिंतित रहने वाले इंसान थे, स्ट्रेस के लेवल बढ़े हुए थे इनकी और एक नौकरी भी करने लगे थे एक अच्छी जगह पे लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं थी। अ, अच्छा नहीं लग रहा था उनको। तभी 1998 में एक न्यूज़पेपर में उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ी और आर्टिकल में लिखा था कि ब्रीथ थ्रू योर नोज़ एंड ब्रीथ लाइटली कि अपने नाकों से साँस लीजिए और धीरे-धीरे साँस लीजिए। सो समथिंग स्टक इन हिम। सडनली पैट्रिक रियलाइज्ड कि पूरी ज़िंदगी वो अपने मुँह से ही साँस लेते रहे हैं और उसके पीछे बहुत फिज़िकल फैक्टर्स भी हैं। तो समथिंग व्हिच आपके दिमाग में कुछ ट्रिगर करे तो उनको ये आया कि मैं हमेशा साँसें उखड़ती रहती है मेरी मैं कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज़ वग़ैरह नहीं कर पाता हूँ, ऊपर से अस्थमैटिक हूँ नाक हमेशा बंद रहती है। तो साँसों का उनका कनेक्शन च 25-26 साल तक ऐसा उल्टा-पुल्टा चलता रहा था। तभी उन्होंने उस आर्टिकल के थ्रू कुछ एक्सरसाइज़ेज़ सीखी प्रणाम है पापा और वो एक्सरसाइज़ बड़ी सिंपल थी अनब्लॉकिंग ऑफ नोज़ हम उसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। सिंपल है नाक को बंद करके रखना है कभी जब भी आपने साँसें छोड़ दी है नॉर्मल हालत में, हम डिटेल में बताएँगे आपको उसको आगे। 2-3 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ही उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए, उनकी नींद बहुत अच्छी हुई, वो शांत रहने लगे और विदिन अ वीक 1 सप्ताह के अंदर में उनकी जो अस्थमा की जो दवाइयों की कंज़म्पशन थी वो 50% कम हो गई। बड़ी कमाल की चीज़ है ये। तो पैट्रिक अपनी डीप डाइव में बताते हैं कि अ, आप तेज़ी से साँस लें, जल्दी-जल्दी साँस लें वर्सेस धीरे-धीरे साँस लें, क्या फ़र्क है? तो अगर आपकी साँसें तेज़ चल रही हैं और हल्की आ रही है, जैसे जब भी आप तेज़ साँसें लेंगे मतलब आप जल्दी अंदर हवा ले रहे हैं, जल्दी उसको छोड़ रहे हैं। ऐसी हालत में आपकी बॉडी की ऑक्सीजन अपटेक कम होती है। ऑक्सीजन की डिलीवरी पूरे शरीर में जहाँ-जहाँ पहुँचनी चाहिए, वो कम होती है। ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। आपकी नींद अफ़ेक्ट होती है, जब भी आपके शरीर के अंदर में ऑक्सीजन के लेवल्स कम होंगे तो और आपके इमोशंस पे भी इसका असर होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा था टॉपिक की शुरुआत में कि अगर आप नेज़ल ब्रीथिंग करते हैं, नाक के थ्रू साँस लेते हैं और धीरे-धीरे साँस लेते हैं, तो ना केवल आपके स्वास्थ्य पे, बल्कि आपके इमोशनल स्टेट पे भी बहुत असर आता है इसका। तो ऐसे कुछ डेटा है क्या कि पूरी जनसंख्या में कितने ऐसे लोग हैं कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको साँस लेने की ऐसी तकलीफ देखी गई है? तो कॉकरेन रिव्यू में देखा गया है कि साढ़े 9% लोग almost 10% people across the globe they have in general population they have difficulty in breathing तो मतलब 10 में से 1 आदमी को साँस लेने की तकलीफ है। लेकिन अगर आप एक खास तरह की पॉपुलेशन को देखें, खासकर वो लोग जिनमें चिंता, अवसाद, डिप्रेशन पैनिक डिप्रेशन डिसऑर्डर्स होते हैं। इन लोगों की अगर साँस लेने की अ, जो पैटर्न है अगर उसमें देखें तो 80% डिप्रेस्ड लोगों में जो एंग्ज़ायटी के शिकार हैं, जो चिंतित रहते हैं, उनमें साँस की तकलीफ 80% लोगों में देखी गई है। एस्थमेटिक लोगों को अगर ध्यान दिया जाए, जिनको साँस लेने में तकलीफ होती है जिनको नींद में खर्राटे और एपनिया होती है, घबरा कर उठ जाने वाली जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, उनमें 30% लोगों में पुअर ब्रीथिंग देखी गई है। तो क्या हम अपने साँस लेने के जो ढंग है हमारा, हम किस तरह से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, उससे हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है और डीप डाइव करेंगे आज की बात में। एक
छोटी-सी चीज़ आप सबसे पूछना चाहूँगा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि सुबह में जब भी आप सोकर उठते हैं, तो आपको लगता है कि मुँह सूखा हुआ है, ड्राई माउथ? सोच के बताइएगा। अगर आप सुबह में सोकर उठते हैं और आपका मुँह सूखा हुआ है, गला सूख रहा है और आपको पानी पीने की सो के उठने के तुरंत बाद ज़रूरत होती है, मतलब आप नींद में मुँह खोलकर साँस लेते हैं। डॉक्टर्स जो कि डेंटिस्ट होते हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह से पकड़ पाते हैं। वो किस लिए कि जो मुँह खोलकर रात को साँस लेते हैं, उनमें हैलिटोसिस पाई जाती है। हैलिटोसिस मुँह से बदबू आना और बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है साइंटिफिक जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप मुँह खोलकर साँस लेते हैं, आपका मुँह सूखता है और जैसे ही जो सलाइवा है ना, जो थूक बनती रहती है, वो बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करती है और जैसे ही आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ अ, जो चल रही है और वो सलेवा कम हुई, सूखी क्योंकि आप मुँह से साँस ले रहे हैं, तो अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी और बदबू मुँह से आना चालू होती है। तो जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और आप मुँह खोलकर विकास जी नमस्कारम, आप मुँह खोल के जैसे डॉक्टर के सामने करते हैं, डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि ये आदमी रात को तो कई बार ये कनेक्शन है कि ऑर्थोडोंटिस्ट जो होते हैं, जो दाँत के डॉक्टर हैं, वो आपको एक स्लीप स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं। भाई साहब को चेक कर लो। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे नहीं मालूम थी आज के रिसर्च के पहले कि ड्राई माउथ इज़ बिकॉज़ ऑफ अ, आप रात को मुँह खोलकर साँसें लेते हैं। एक और चीज़ है, 20 से 25 से 50% बच्चे जो हैं, वो मुँह खोलकर साँस लेते हैं, खासकर सोने के समय में। वापस रिपीट करूँगा, 25 से 50% बच्चे मुँह खोलकर रात को साँस लेते हैं। 40 की उम्र क्रॉस करने के बाद ज़्यादातर लोगों में भी मुँह खोलकर साँस लेने की प्रवृत्ति देखी गई है। हालाँकि इसका ऐज से लेना-देना नहीं है। इसका लेना-देना है कि आपके बॉडी में कितनी फैट है। आप जितना मोटा होंगे, आपके डायफ्राम पे उतना प्रेशर आएगा और आपकी डीप ब्रीथिंग की एबिलिटी कम होती जाएगी। तो आप लेंगे हल्के-हल्के साँस। तो जो लोग बहुत ही मोटे होते हैं, उनको अक्सर नींद रात को अच्छी नहीं आती। क्योंकि उनका डायफ्राम जो है, डायफ्रामेटिक डीप ब्रीथिंग नहीं हो रही है। वो दिन में रात को अच्छे से नहीं सो पाएँगे, सुबह उठने पे उनको थकान रहेगी और बीच-बीच में दिन में सो जाने की आदत उनके अंदर रहेगी। वो बैठे-बैठे सो सकते हैं। तो आपके आजू-बाजू में ऐसे एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे जो ओवरवेट हैं, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य का अ, वज़न के हिसाब से ख़्याल नहीं रखा है। किस फैक्टर से उनका वज़न बढ़ा है वही जान सकते हैं, बट उनमें इस तरह की सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेगी। क्या फ़ायदे हैं नाक से साँस लेने में वर्सेस मुँह से साँस लेने में और इसका हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर होता है? तो अभी हम पीछे जो बात कर रहे थे कि मुँह का साँस लेने में तो कुछ ज़िक्र ही नहीं है। कि कोई रोल ही नहीं है मुँह का साँस लेने में। वहीं पे डॉक्टर मार्स कार्टिल ने, जो ईएनटी हैं, उन्होंने 1970 में बताया था कि आदमी की जो नाक होती है, ये 30 अलग-अलग फंक्शंस कर पाती है। 30 डिफरेंट फंक्शंस द ह्यूमन नोज़ डज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता होगा कि फ़िल्ट्रेशन करती है, बाहर से जो हवा आ रही है, उसमें जो धूल के कण हैं, जो बाकी चीज़ें मिली होती है, वो नाक में साफ़ होती है। ये अ, हमारे लंग्स में डायरेक्टली हवा जो शुष्क हवा बाहर की जा रही है या ठंडी हवा जा रही है, वो नेज़ल कैविटी में वो जाकर गर्म होती है, फिर पहुँचती है। बाहर की जो सूखी हवा होती है, उसके अंदर मॉइस्चर डालने का काम भी हमारी नेज़ल कैविटी करती है। वो नाक में हवा के अंदर में मॉइस्चर ऐड होती है, फिर वो हमारे अंदर जाती है। अभी अगर आप नाक के थ्रू साँस ले रहे हैं रिक्वेस्ट करूँगा फ़ेसबुक में जो लोग लाइव जुड़े हैं कि अगर आपको आवाज़ और वीडियो अच्छे से जा रही है, प्लीज़ कन्फर्म कीजिएगा एंड हियर ऑल्सो। सो व्हेन यू आर ब्रीथिंग थ्रू नोज़ आप क्या करते हैं, आपके जो डायफ्राम है, जो आपकी पेट और लंग्स के बीच में जो मसल है, उसको आप एक्टिवेट करते हैं और जो डायफ्रामेटिक मसल हैं, जो कि ब्रीथिंग मसल्स हैं, वो आपकी साँस लेने में जो मदद करते हैं, उस समय उसकी वजह से डीप डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग से आपकी इमोशनल स्टेट पे असर आता है। आप इमोशनली खुद को शांत महसूस कर पाएँगे। वहीं पे अगर आप मुँह से साँस ले रहे हैं, इफ यू आर ब्रीथिंग थ्रू माउथ तो आपकी जो साँसें होंगी वो हल्की होंगी और तभी बॉडी को और माइंड को जो रिस्पॉन्स जाता है ना कि आदमी मुँह से साँस कभी लेता है, जब आप चिंता की हालत में होते हैं, जब ये भागना चाहते हैं, जब ये दौड़ना चाहते हैं, तो ये फाइट और फ्लाइट की रिस्पॉन्स ब्रेन के अंदर जा रही है कि आदमी मुँह से साँस ले रहा है मतलब ये चिंता की हालत में है या फिर ये डरा हुआ है या फिर ये भाग रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू पापा।
तो ये फ़र्क है आपका कि नाक से साँस लेना मतलब ब्रेन को सिग्नल जाती है कि आप नियंत्रण में हैं और मुँह से जब भी आप साँस ले रहे होते हैं तो ब्रेन को ये सिग्नल जाती है कि कुछ गड़बड़ है। ये आदमी टेंशन में है। थैंक यू अभिषेक जी, स्वागत है आपका वापस। तो बहुत हाल तक 1988 में एक कॉन्सेप्ट निकल के आई PO2 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। जब भी आप मुंह से सांस लेना बंद करके और उसको पैटर्न को चेंज करके नाक से लगातार सांस लेंगे तो आपकी बॉडी में 10% तक ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन लेवल है वो बढ़ जाती है और ये बहुत बड़ी मात्रा है। अभी आप कोरोना के समय में आप सुन रहे होंगे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल डॉक्टर्स चेक करते हैं। अब हमारी जो विकास जी स्वागत है आपका वापस। ये जो घड़ी है ये हमें बताती है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल कितनी है। तो अभी हमारी 97 से 9900 तक के बीच में रहती है। अगर ये 95 से नीचे ड्रॉप होने लगे चिंता की बात है। अगर 90 के नीचे जाने लगे तब तो बहुत चिंता की बात हो जाती है। तो ये है सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द ह्यूमन ब्लड। अभी जब भी आप सांस नाक से ले रहे होते हैं, तो उस समय में आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन की डिलीवरी मिलती है, पूरे शरीर को मिलती है और आदमी रिलैक्स स्टेट में रहता है। तो नाक से सांस लेने की इंपॉर्टेंस। आपका दिमाग शांत हो ही नहीं सकता अगर आप मुँह से सांस ले रहे हो क्योंकि तभी आपकी ब्रीथिंग शैलो होगी, हल्की होगी और आपकी इमोशनल स्टेट अफेक्टेड रहेगी। आप इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आपको नींद कम आएगी। आपको नींद कम आएगी तो उसकी वजह से आपकी सांस पे असर होगा और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपकी इमोशनल स्टेट कैसी है, उससे नींद का संबंध है। आपकी नींद से आपके सांस का संबंध है। आपके सांस से आपकी नींद का संबंध है। तो अगर आपका दिमाग बहुत उथल-पुथल में है, बहुत एजिटेटेड है, तो आपकी नींद हैम्पर होगी। अगर आपकी नींद हैम्पर होगी तो आपका दिमाग और ज़्यादा एजिटेटेड होगा। उस हालत में आपका दिमाग और ज़्यादा तनाव में जाएगा। जितनी तनाव ज़्यादा होगी, उससे आपकी साँस पे उतना ही असर बढ़ता जाएगा। आप और हल्के और जल्दी-जल्दी साँस लेने की कोशिश करेंगे। उससे आपकी स्ट्रेस और बढ़ेगी और आपकी स्लीप पैटर्न ये एक बड़ी ही विशियस साइकिल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको समझना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सांस के ऊपर में ध्यान दीजिए। लुक एट योर ब्रीथ। आप किस तरह से सांस लेते हैं? कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। क्या आप मुंह खोलकर सांस लेते हैं? कभी अपने आप को पाते हैं कि आप सांस ले रहे हैं, आपकी मुंह खुली हुई है? क्या आप जब भी सांस ले रहे हैं तो अपनी सांसों को खुद से सुन पाते हैं? अगर सुन पाते हैं या फिर रूम में बैठे दूसरे लोग सुन पाते हैं कि आपकी सांस कितनी तेज चल रही है? क्या आपके नाक में अक्सर कंजेशन रहता है? कफ की फॉर्मेशन होती है। क्या आपको बोलते-बोलते ऐसा लगता है कि साँस कम पड़ रही है आपको? बहुत सारे लोग होते हैं, लगातार बोलना कोशिश करते हैं, फ़ास्ट बोलते हैं और उनकी साँस बीच में रुकने लगती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप तेज़ी से साँस लेते हैं? बहुत फ़ास्ट ब्रीदर हैं? क्या आपकी साँसें हल्की हैं? अगर इन सब में से जो सवाल हैं, उनमें से आपके जवाब 1-2 में भी हाँ में आते हैं, तो आपको इस टॉपिक में फ़ायदा ज़रूर होगा। अभी एक और चीज़ जो देखी गई है कि रात को साँस में तकलीफ़ किन लोगों को ज़्यादा होती है, अगर आपने बहुत हेवी खाना खाया और वो भी लेट खाया, तो सीधा-सीधा कनेक्शन है कि जब भी आप खाना खाएँगे और लेटेंगे, तो खाने की जो प्रेशर है वो आपके डायफ्राम के ऊपर में आती है पेट की तरफ से। इसका नतीजा ये हुआ कि जो डायफ्रामेटिक मसल्स का ऊपर-नीचे आना है, वो डिस्ट्रिक्ट होता है। उसकी वजह से जो ऊपर का एयरवे है, अभी क्या हुआ कि आपकी डायफ्राम अगर ऊपर-नीचे नहीं हो पा रहा है बिकॉज़ ऑफ हेवी प्रेशर इन द स्टमक, आपकी लंग की जो वॉल्यूम है, जो लंग वॉल्यूम है, साँस कितने लीटर हवा अंदर जा रही है, वो कम हो जाती है और जैसे लंग की वॉल्यूम कम हो गई, तो ये भी ऊपर का जो हिस्सा है, ये भी कम खुलता है। तो ये एक बड़ी विशिष्ट सी साइकिल है। एक और चीज़ ध्यान रखने की बात है कि अगर आप नाक से साँस ले रहे होंगे, तो उस समय में आपका जो जीभ है ना, वो आपके मुँह के रूफ को सटा हुआ होना चाहिए। तालू बोलते हैं ना जिसको, तालू में सटा हुआ होना चाहिए जीभ। तो जब भी जीभ तालू में सटा रहेगा मतलब आपकी एयरवे पूरी खुली रहेगी और आप नाक से साँस ले पाएँगे। लेकिन जब भी आप मुँह से साँस लेंगे तो आपकी जीभ जो है वो नीचे आपके मुँह के फ्लोर में सटी रहेगी। उसमें उसका नेक की तरफ जाने का चांसेस है, वो पीछे ज़्यादा जाएगी और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन करेगी इसको। तो नींद में लोगों को तकलीफ हो सकती है जो मुँह खोलकर सोते हैं उनको। क्योंकि टंग जो है वो फ्लोर पे है और पीछे गर्दन की तरफ जा सकती है। इसको ही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया भी बोला गया है। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो इसी चीज़ से रिलेटेड है। बच्चों में जॉ का फॉर्मेशन
छोटे बच्चे जो हैं, उनकी जो दाढ़ ये जो दाढ़ है, ये कैसे डेवलप होती है, उसके ऊपर में। जिन लोगों की जो जॉ जो है, ये पतली होती है, उनका नाक इम्पैक्ट हो जाता है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा इस बात को। खासकर वो बच्चे जो पैदा होते हैं और पूरी तरह से जीभ जिनका नहीं उठता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये जीभ उठा के मैं ऊपर तक कुछ बच्चों में वो जो नीचे जो अ, स्ट्रिंग है जिससे जीभ नीचे सटी रहती है, कुछ बच्चों में जीभ पूरा उठता नहीं। ऐसे बच्चों में और खास करके छोटे बच्चों में देखने की बात होगी, अगर जीभ पूरी तरह नहीं उठ रहा है, उसका तभी का तभी इलाज करना चाहिए। नतीजा क्या होता है कि जब भी आपकी जीभ ऊपर नहीं उठ पाती है, ऐसे बच्चों को तकलीफ होती है माँ का दूध पीने में। वो अच्छी तरह से दूध सक नहीं कर पाते। और अगर आप दूध नहीं पी रहे हैं, अच्छी तरह से नहीं पी पा रहे हैं, कोशिश ज़रूर रहेगी। माँ के दूध पीने से खाली एक न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रही है, साथ के साथ जब भी बच्चा सकिंग करता है, पूरे मुँह का इस्तेमाल करके, तो ये शरीर मुँह के जितने मसल्स हैं, खासकर जो क्रेनियोफेशियल मसल्स की ग्रोथ होती है बचपन में, ये सब इम्पैक्ट होती है, बच्चा कितनी अच्छी तरह से माँ का दूध पी पा रहा है। लेकिन अगर बच्चे टंग टाइड हैं, इसको बोलते हैं ना कि बोलते क्यों नहीं हो, जीभ बंधी है क्या? तो जीभ बंधना बोलते हैं। पूरी तरह से नहीं उठा पाना, तालू को छू नहीं पाना। तो ऐसे बच्चे जब भी बार-बार दूध पीने की कोशिश करते हैं और नहीं पी पाते हैं, बिकॉज़ उनकी जीभ उनको पूरी मदद नहीं कर रही है, तो माताओं को तकलीफ होती है और फिर बच्चों को दूध पिलाना बंद करती हैं, क्योंकि बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है। तो क्या करते हैं उसको तुरंत बॉटल दे देते हैं और जब ये बॉटल की दूध उनको दी जाती है, तो उसमें तो कुछ एफर्ट है ही नहीं। बॉटल से दूध अपने आप निकलता है, बड़ी आसानी से निकलता है। नतीजा ये हुआ कि बच्चों को जो क्रेनियोफेशियल मसल्स डेवलप होने में, जॉ डेवलप होने में जो एक्सरसाइज होनी चाहिए थी, वो एक्सरसाइज नहीं मिलती है। और बच्चे जब भी छोटे हैं, उस समय जिस वातावरण में वे रह रहे हैं, वहाँ पे कितनी फ्रेश हवा उनको मिल पा रही है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या अगर आप एसी चला के रात में सब के सब सो रहे हैं, तो क्या रात भर एसी-एसी चलती रहती है? तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? कम मिलेगी, स्टफ़ी होगा। तो एक वेंट खुला होना इम्पोर्टेंट है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ पूछना चाहूँगा आप सबसे, जो कि पैट्रिक भी एक एक्सरसाइज़ करते हैं और पूछते हैं। जब भी आप दाँत दिखाकर हँसते हैं, जैसे अभी ऐसे एक स्माइल दी, तो खुद से आईने में देख के देखिएगा, ऐसे करने के बाद आपको कितने दाँत दिखाई देते हैं? कुछ लोगों को 4, कुछ लोगों को 5, कुछ लोगों को 10, कुछ लोगों को 12। जितनी ज़्यादा दाँत दिखाई दे रही है स्माइल करने के समय में, इससे ये पता चल रहा है कि आपकी जो दाढ़ है, जो जॉ लाइन है, वो कितनी अच्छी तरह से डेवलप हुई है। और जिनकी जॉ लाइन डेवलप है 10-12, इसका सुंदरता से भी संपर्क है और साथ के साथ ये एक तरह से ये बताता है कि आपकी जो मैक्सिला है, वो कितनी अच्छी तरह से डेवलप हो पाई है। आपके दाँत फिर सीधे होंगे, तभी आपके ज़्यादा दाँत दिखाई देंगे। अगर दाँत ऊपर-नीचे हैं, तो कम दिखाई देंगे दाँत। अभी अगर हो गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सुधार आए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। एक प्रॉपर ग्रोथ की निशानी है। एक पेट्रिक एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताता है कि आप किसी भी अच्छे एथलीट को देखें, जो कि टॉप लेवल के एथलीट हैं, अगर आप उनकी जॉ लाइन देखने जाएँ, बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि जॉ लाइन स्ट्रॉन्ग होगी, तभी आपका नाक का फंक्शन पूरा होगा, तभी आप ब्रीथिंग अच्छे से कर पाएँगे और एक अच्छे एथलीट में और एक नॉर्मल एथलीट में यही फ़र्क होता है कि उनकी जो मैक्सिलोफेशियल जो पूरी डेवलपमेंट कितनी अच्छी हुई है। तो अभी सवाल ये है कि क्या बच्चों में इसका अगर मान लीजिए कोई बच्चे मुँह से साँस ले रहे हैं, उनको अगर नाक से साँस लेने की सलाह दी जाए और प्रैक्टिस कराया जाए, तो उनके डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो आप सबको जो छोटे अ हाँ, और ये देखिए एथलीट्स की जो हम बात कर रहे थे, तो उनमें बेसिकली लंग वॉल्यूम ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी साँस लेने की जो कैपेसिटी है वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या वो मुँह से साँस ले रहे हैं? क्या उनकी नाकें क्या बचपन में बंद ज़्यादा रहती है? क्या छोटी-सी एक्टिविटी करने में बच्चे थक जा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं कि नहीं दौड़ पा रहे हैं? तो 1981 में अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स जो दाँत से रिलेटेड डॉक्टर्स काम करते हैं, उन्होंने चेक किया कि उन्होंने एक एक्चुअली स्टडी की थी बंदरों को लेकर के। बट उसके पहले 1909 में ये पता चला था कि जिन बच्चों में मुँह खोलकर साँस लेने की प्रवृत्ति देखी गई, उनमें डेंटल मैलोक्लूजन होता है। मतलब
दाँतों की जो फ़ॉर्मेशन है वो कुकुरदत्ता हो जाती है, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे। मुँह खोल के साँस लेने की वजह से ये 1909 में ही बता दिया गया था। और ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनमें कुकुरदत्ता मुँह खोल के साँस लेने की बात है, उनका चेहरा थोड़ा कम एक्सप्रेसिव होता है बिकॉज़ पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता है और साथ के साथ इन बच्चों में अटेंशन की थोड़ी-सी डिसऑर्डर देखी गई क्योंकि उनको दिन में नींद आता है क्योंकि रात को मुँह खोलकर सोते हैं उसकी वजह से। तो इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि क्या मुँह से और नाक से साँस लेने के फ़र्क की वजह से क्या कुछ इम्पैक्ट होता है क्या बाद में? तो डॉक्टर 1981 में एक जो रिसर्च हुई उसमें बंदर के बच्चों को लिया गया और 2 ग्रुप के बच्चों में, एक में उनको आप थोड़ा इसको बोल सकते हैं क्रूर है लेकिन ये रिसर्च की बात है। सिलिकॉन के नेज़ल टैप्स लगा दिए गए कि वो बंदर नाक से साँस ही ना ले पाएँ, तो उनको मजबूरी में मुँह खोलकर साँस लेना होगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसे बंदरों को ये इम्प्लांट लगाया गया कि उनकी जो जीभ है वो हमेशा नीचे की तरफ रहे, तो उनकी भी साँस अफ़ेक्टेड हो और एक कंट्रोल ग्रुप थी जिसमें नॉर्मली उनको बड़ा होने की जगह दी गई। जिन बंदरों में नाक में नेज़ल प्लग लगे थे, उन सब के मुँह का फ़ॉर्मेशन और दाँतों का फ़ॉर्मेशन नॉर्मल नहीं था। दूसरे ग्रुप में भी नहीं था। कंट्रोल ग्रुप में जिनको नॉर्मली रखा गया था और जो नाक से साँस ले पा रहे थे अच्छे से, उनमें फ़ॉर्मेशन जो मुँह की थी वो प्रॉपर हो रही थी। तो साइंटिस्ट ने फिर ये भी देखा कि अगर नेज़ल प्लग हटा दिए जाए तो उसके बाद क्या फ़र्क होता है क्या? बिल्कुल फ़र्क देखा गया। तो ये प्रूव होता है कि नाक से साँस लेना बच्चों के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर बड़े होने वाली हालत में जब ये छोटे से बड़े होते हैं तभी, क्योंकि इससे उनके पूरे फेशियल एक्सप्रेशन और मुँह का डेवलपमेंट भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। अभी बच्चों में तो काफ़ी इश्यूज़ साँस के रिलेटेड देखे जाते हैं। अभी जैसे ब्रोंकाइटिस की बात कर लें तो काफ़ी बच्चों को पहले अस्थमा से पहले बोलते हैं कि इनको ब्रोंकाइटिस है, साँस की तकलीफ है। जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, इन्हेलर्स होते हैं। तो पेट्रिक खुद ही अपनी बात बता रहे थे कि अ, जभी उनको ये आर्टिकल 1998 में उन्होंने पढ़ी कि साँस के बारे में आदमी कुछ कर सकता है, तो उसके बाद उन्होंने कुछ रिसर्च खुद से चालू किए और डॉक्टर्स के साथ भी मिल कर के। तो उसमें से एक पहली थी कि अ, ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक बोलते हैं इसको। बड़ा ही सिंपल सा है कि आपको आपके नॉर्मल जो साँस ले रहे हैं आप, वो साँस लें और साँस को छोड़ें और उस समय में नाक को अगर आपकी नाक में कंजेशन रहती है, उसको ठीक करने के उपाय बताते हैं। तो नाक को साँस छोड़ना है और नाक को पकड़ के ऐसे जब तक आप थोड़ा स्वे करना है, जब तक आप नॉर्मली साँस रोक पाते हैं, रोकिए। ये 5 से 6 बार करना है। 4 से 5 दिन तक अगर करें तो आपकी नेज़ल कंजेशन में बहुत फ़र्क होता है। मैंने कोशिश नहीं की है अभी क्योंकि आज की रिसर्च है, बट ज़रूर करने की कोशिश करूँगा आगे। ये पेट्रिक का बोलना है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है इसके बारे में। साथ में जो लोग स्लीप एपनिया रात में मुँह खोलकर सोते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ की, रात को पेपर टेप लगा कर के मुँह के ऊपर में टेप लगाकर सोए। पहली रात को नींद अच्छी नहीं आई, वो दूसरे रात को उनको आदत हो गई। उसके बाद जो नींद आई 26 साल का आदमी अगले दिन जब ये उठा है तो उसने बोला कि उसने इतनी क्लैरिटी, इतनी अलर्टनेस कभी ज़िंदगी में महसूस ही नहीं की, जितनी उन्होंने मुँह में टेप लगाकर सो के और अगले दिन उठे। तो मतलब नाक से साँस लेने से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल्स इतने बढ़े, उनकी जो फ्रेशनेस थी नींद के बाद, वो इतनी अच्छी महसूस हुई कि जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अभी पेट्रिक राइट नाउ आफ्टर ऑल दीज़ इयर्स वो एस्थमाटिक हैं, दवाई नहीं लेते हैं, उनको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके सिम्पटम्स काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। कभी-कभी उनको अगर सिम्पटम्स आते भी हैं तो वो अपनी जो ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं। कभी-कभी स्टेरॉइड लेते हैं डॉक्टर के संरक्षण में। लेकिन अभी वो दुनिया के स्लीप आई मीन एपनिया और ब्रीथिंग के एक्सपर्ट बन गए हैं और ये हमेशा बताते हैं कि आपको डीप साँस लेने की ज़रूरत है। 1991 में अ उसके बाद एक पहले बता देता हूँ। तो पैट्रिक जो बताते हैं कि स्लो ब्रीथिंग आपको साँस धीरे-धीरे लेनी है, आपको डीप साँस लेनी है और हमेशा ख़्याल रखना है कि नाक से साँस लेनी है। भले आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो तो भी, भले आप दौड़ रहे हो तो भी, भले आप जिम में हो तो भी आपको नाक से साँस लेनी है और डिटेल में बताऊँगा उसके बारे में। सो 1991 में पता चला, बहुत रिसेंट है साइंस के हिसाब से बोले तो, कि हम जब ये साँसें छोड़ते हैं तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड रहती है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड करती क्या है? जब भी आप ये एक नेचुरल ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब साँस की जो धमनियाँ हैं, जो जो पाइप हैं, उसको चौड़ा कर देती है।
लंग में ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाती है। साथ के साथ जो आप सांस ले रहे हैं, अंदर खींच रहे हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड उसमें पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं और वायरसेस हैं, उनको डीएक्टिवेट करने की क्षमता है, स्टेरिलाइज करती है। तो मतलब अभी के कोरोना काल में भी पैट्रिक बोलते हैं कि आपके किसी भी इन्फेक्शन से होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर मुंह खोल के अगर आप पब्लिक में सांस ले रहे हो तो। इसलिए नेजल ब्रीदिंग में आपकी प्रोटेक्शन और ज्यादा हो सकती है। उनके पैट्रिक के कुछ वीडियोस हैं बच्चों के नेजल डिकंजेशन ठीक करने के क्या हैं, बरे के क्या हैं, वो सब मैं लिंक डालूंगा। आप सब एक बार अगर आपको इंटरेस्ट आती है तो जरूर जाके देखिए। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये चीज। तो सांस लेने की बात 6 से 8 सप्ताह तक आपको ख्याल रखना है कि आप अपनी नाक से सांस ले रहे हो, भले एक्सरसाइज करते हुए भी। और एक्सरसाइज में तो इन्होंने यहाँ तक एथलीट्स में देखा कि ऐसे एथलीट्स जो कि दौड़ने वाले, लंबा दौड़ने वाले, जिन्होंने अपनी सांस नाक से लेने की कोशिश हमेशा रखी दौड़ने के समय में भी, उनमें 22% वेंटिलेशन बढ़ गई। 22% उनकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता हो। ये बहुत बहुत बड़ा, 1-2% से ही बहुत कमाल होता है, यहाँ तो 22% बढ़ने की बात की गई है। तो अभी मैं एक चीज पूछने वाला हूं जो कि मैंने कमेंट में भी डाला था आप लोगों से। आपका बोल्ट स्कोर कितना है? बोल्ट क्या है? बॉडी ऑक्सीजन लेवल टेस्ट। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। आपको 4 से 5 मिनट तक नॉर्मल सांस लेना है। फिर उसके बाद बिना कोई प्रेशर के आप एक सांस लें और सांस छोड़ें। उसके बाद साथ में मोबाइल पे स्टॉप वॉच चलाएं और नाक बंद कर लें। ये एंड्योरेंस की टेस्ट नहीं है, ना ही आपके विल पावर की टेस्ट है कि आप कितनी देर सांस रोक सकते हैं। नॉर्मली आप जैसे देख रहे हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जब भी आपको लगे अंदर से कि भी सांस अभी उखड़ रही है, आपको तभी नाक खोल देना है। वो जो नंबर आई वो है आपकी बोल्ट स्कोर। अच्छा बोल्ट स्कोर क्या होना चाहिए? कम से कम 25 सेकंड होना चाहिए। जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए। तो अगर आपका 10 आता है कोई बात नहीं, आप इंप्रूव कर सकते हैं। अब इंप्रूव कैसे करना है? कॉन्शियसली जब भी आप दिन में कुछ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उस समय में आपको ये सांस छोड़ देना है और फिर रुकना है। बिना सांस लिए आप कितनी देर रुक सकते हैं? अभी इसमें हो क्या रहा है, आपकी बॉडी में जो सांस कितनी तेजी से और कितनी इंटेंसिटी से आप लेंगे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को टॉलरेट करने की कितनी क्षमता है। तो अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को टॉलरेट करने की क्षमता कम है तो आप इमीडिएटली सांस वापस खींचने की कोशिश करेंगे। ये बोल्ट स्कोर बताता है कि आप अस्थमा के कितने पास हैं। तो कुछ हेल्दी लोग जो हैं वो 25 से 40 सेकंड तक सांस छोड़ने के बाद अपनी सांस को रोक कर रख सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेथ होल्ड टेक्निक। हालांकि वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपको ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बाकी धीरे धीरे आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अ, कोशिश करके देखिए उसको। साथ में ये भी देखिए कि कॉन्शियसली आप क्या दिन में जब भी कुछ कर रहे हैं तो आपका मुंह खुला है कि बंद है। अ, कोशिश करके देखिए। फिर हो सकता है हम अगले टॉपिक में थोड़ी और डिटेल में इसके बारे में आपको बताएं कि ब्रीदिंग टेक्निक्स। 45 सेकंड पापा, हाँ, मतलब 25 से 45, 45 बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि हम आपको क्या बता रहे हैं, सांस खींच करके अंदर रुकना नहीं है, सांस छोड़ देने के बाद आप कितनी देर रह पाते हैं, एक्सेल करने के बाद कितनी देर नाक बंद करके रह पाते हैं, वो देखना है। तो ये थी आज की ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर की टॉपिक, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि आप अपनी शरीर में 22% तक ऑक्सीजन की सैचुरेशन लेवल बढ़ा सकते हैं, खाली इस बात का ख्याल रख के कि आप नाक से सांस लें। खासकर जो लोग देख रहे हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, वो एक चीज पे ध्यान दे सकते हैं कि आपके छोटे बच्चे जो हैं, वो मुंह खोलकर तो सांस नहीं ले रहे हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब तो वो समय हमारा निकल गया, कोई बात नहीं है। ये यहाँ तक देखा गया है, पैट्रिक के जो सानिध्य में जो लोग हैं, वो 60 साल, 70 साल वाले भी हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी आधी मुँह खोलकर साँस ली और बाद में उन्होंने जो परिवर्तन लाने की कोशिश की है, तो 6 से 8 सप्ताह के अंदर में ही उनकी पूरी इस हेल्थ में और मेंटल स्टेट में ये एक परिवर्तन आता है। तो सोचना ये है, खुद से अपने आप को देखते रहना है कि क्या अभी जो साँस हम ले रहे हैं, वो हल्की है कि डीप है। तो कोशिश यही करनी है, डीप साँस लें। 1 मिनट में कितनी होनी चाहिए?
अगर आप 1 मिनट में 6 साँस लेकर नॉर्मली रह पा रहे हैं और कंट्रोल उस पे चला गया है, मतलब आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरफ से अच्छा महसूस करेंगे। कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आप सबके साथ कि अपनी साँसों पे बार-बार ये ध्यान जाए कि क्या हम हल्की साँसें तो नहीं ले रहे हैं। और इससे रिलेटेड बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्राणायाम का, जिसके ऊपर में हम अगले सप्ताह में शायद आप सबसे बात करें। आज तो हम पूरे वेस्टर्न साइंस की तरफ थे। अब ये सब इन सब चीज़ों के ऊपर में नाड़ी शुद्धि, अ, कुंभक, बहुत सारी अलग-अलग जो प्राणायाम की जो कपालभाति जो प्रकार हैं, उनके ऊपर में हम थोड़ी डीप डाइव करेंगे अगले टॉपिक में, बट साँस पे थोड़ा और समय बिताया जाएगा। आप भी रिसर्च करें, नई-नई चीज़ें निकालें और अगले सप्ताह मिलते हैं फिर हम आप सबके साथ। अपने बोल्ट स्कोर पे ध्यान दीजिए, क्या उसको इस वीक में हम इम्प्रूव कर सकते हैं? आई विल बी लूकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग। और आज जो व्यवधान आया उसके लिए क्षमा। मिलते हैं अगले सप्ताह में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। बाय-बाय।